बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संडे है, इतवार है। आज बात करेंगे मईशत पे और 3-4 अहम मामलात के ऊपर बात करेंगे। आईपीपीज़ के हवाले से हमने देखा कि जमात इस्लामी ने एक धरना दिया, उसमें उन्होंने कहा कि आईपीपीज़ का ऑडिट किया जाए। हुकूमत ने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात के बाद ये तय हुआ कि आईपीपीज़ का ऑडिट किया जाएगा। उनके साथ जो मुआहदे हैं उनको एक दफ़ा दोबारा से देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, क्या आईपीपीज़ मुफ्त में पैसे ले रही हैं, क्या मामलात हैं। अब इस मामले के बाद, इस मुआहदे के बाद एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मुआहदे की कोई हकीकी अक्कासी हो सकेगी, कोई हकीकत में तब्दील हो सकेगा। माहिरीन का जो हमारे साथ जो राब्ता है, डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आबिद कयूम सुलैरी साहब मौजूद होंगे, खाकान नजीब साहब मौजूद होंगे। अलग अलग तीनों मेहमानों से ज़रूर पूछेंगे कि ये भी बताएं कि आईपीपीज़ के साथ मुआहदे रीनेगोशिएट हो सकते हैं। माशी मेल्टडाउन की जो आवाज़ें हैं ये किस हद तक हकीकी हैं, इसका भी जायज़ा लेंगे। और इसके साथ साथ वज़ीर ख़जाना या मुशीर ख़जाना KPK जो हैं उन्होंने कहा है कि अगर हमें हमारा हक ना दिया गया तो आइंदा साल हम जो मुआहदा है IMF के साथ, उसमें जो हमने सरप्लस टैक्सेस का वादा किया था, सरप्लस का वादा किया था, वो हम पूरा नहीं करेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आईपीपीज़ के साथ मुआहदों के ऊपर जो है वो हम कहते हैं कि जी ऑडिट उसका एक करेंगे, हकीकी तौर पर, अमली तौर पर क्या ये मुमकिन हो सकेगा डॉक्टर साहब? देखिए, बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि सबके हाथ रंगे हुए हैं और रंगे हुए हाथों के साथ आप प्रॉपर ऑडिट तो कर ही नहीं सकते। और ऑडिट करेंगे तो उसके नतीजे में जो चीज निकलेगी वो कोई आसानी से तो आपको प्लेट में रख के कोई नहीं देगा। उसमें खासा एविडेंस निकालना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि इसमें कोई मसला है, एब इनिशियो मसला था, क्या ये ओवर इनवॉइस्ड थे, फिर उसके बाद ये क्या गलत बिलिंग करते रहे हैं। तो ये एक लंबा मामला है और लोगों को बस तसल्ली देने के लिए है। शॉर्ट रन में तो मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आती इसमें से। सर, इसके अलावा अगर आईपीपीज़ को एक लम्हे को छोड़ भी दें तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या क्या है कि बिजली की कीमतों में कोई कमी हो सके? देखिए, एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि 3-4 हज़ार अरब रुपए के खर्चे कम करें अपने बजट में। बजट में आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट का तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट है। फिर सूबाई हुकूमतों का तकरीबन 10,000 अरब रुपए का बजट है। मजबूरी तौर पर 28,000 अरब का बजट है। इस 28,000 में से 3-4 अरब अगर आप 3-4 हज़ार अरब कम करके वो लोगों को आप रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन वो भी एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है। वो रिलीफ देने के बाद फिर आपको और बहुत से काम करने पड़ेंगे। इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल अपने आखिरी टांगों पे खड़ी है और इसको हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने में तो ये नाकाम है पाकिस्तान। तो अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये बैरूने मुल्क कर्जे जो हैं इनका तो हम सूद भी अदा नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक एक काम तो बहुत करने वाले हैं, लेकिन एक नज़र जो चीज़ मुझे आती है कि अभी तक फोकस उस पर कोई नहीं है कि कैसे करना है उसको। और नंबर 2 ये है कि कोई काबिलियत भी नहीं है, कोई नज़र नहीं आता कि किसी के पास कोई प्लान है कि ये इसको कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक नई डायरेक्शन कैसे देनी है। सर, इस पे एक सवाल पैदा होता है। आपने कहा कि एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है, तो एक्सपोर्ट के जो वजीर है हमारे, जो वजीर तिजारत है बल्कि, उन्होंने कहा कि जी एक्सपोर्ट्स कम हो सकती हैं अगर हमने एक्सपोर्टर्स के मसाइल को नाल किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि टैक्सेस के मामले में तो हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि वो IMF प्रोग्राम के मातहत हैं। तो सर, क्या वजीर तिजारत या वजीर मईशत के पास कोई ऐसा कुशन नहीं है कि वो एक्सपोर्टर्स को इस बात पर राज़ी कर सकें कि वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, कोई उनके लिए सहूलियात पैदा हो सकें तमाम IMF के मंजरनामे को सामने रख के? देखिए, उसके लिए तो फिर पूरे निज़ाम को बदलना पड़ेगा। आपका जो निज़ाम है वो ब्यूरोक्रेटिक, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक है और ब्यूरोक्रेसी जहाँ पे आती है तो उसमें हर्डल्स भी बहुत आते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत हर्डल्स हैं, आपके प्रोडक्शन में बहुत हर्डल्स हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग में हर्डल्स हैं, फिर आपकी एक्सपोर्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। लॉजिस्टिक्स हमारे बहुत कमज़ोर हैं। बिजली तो हमें पता ही है कि दुनिया की महंगी तरीन बिजली है
उसके बाद फिर हमारी मैन पावर की ट्रेनिंग भी उस स्टैंडर्ड की नहीं है, बहरहाल उसको किया जा सकता है बेहतर, अगर बशर्ते के ये तमाम चैलेंजेस को आप निपटने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए फिर आपको एक टोटली नया विजन चाहिए, पूरा नए हदफ चाहिए, और उसके मुताबिक आपको फिर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये नाराबाजी और बातों से तो नहीं काम बनेगा ना। सर आपने अभी एक बात की थी कि एनएफसी अवार्ड को भी देखना होगा, सूबों से भी जो है वो जो खर्चे हैं उनको कम करने के लिए सूबों से भी बात करनी होगी, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो केपीके के जो वजीर हैं या मुशीर हैं खजाने के हैं तो वो हमारे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम आईएमएफ के साथ जो है वो जो सरप्लस के हमने वादे किए हैं वो फिर आइंदा साल नहीं करेंगे अगर आपने जो है वो हमारे पैसे पूरे ना दिए। तो सर पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इशू भी तो है ना कि जब हम लोगों से कहते हैं खर्चा कम करें तो लोग कहते हैं हम क्यों कम करें भाई, तुम कम करो। तो क्या सर इसका हल क्या है सर? देखिए, जो तो केपी का मसला है वो तो उनको जो रॉयल्टी मिलती है बिजली की उसका मसला है कि उसकी पेमेंट्स नहीं हो रही, और वो पेमेंट्स होनी चाहिए। अगर आपने कोई मायदा किया हुआ है केपी के साथ तो उसके मुताबिक फिर उनकी रॉयल्टी पूरी होनी चाहिए। उसको आईएमएफ के साथ नथी करने की जरूरत नहीं है। हमें रिफॉर्म्स जनरली चाहिए, सूबाई लेवल पे भी चाहिए, फेडरल लेवल पे भी चाहिए, और आपस की जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसको इससे अब जरा दूर रखने की भी जरूरत है। हमें इकोनॉमी के ऊपर सोल फोकस करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त तो ना तो बैरूनी मुल्क से कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है और ना ही कोई अपना पाकिस्तान ही इन्वेस्ट करना चाहता है, बल्कि यहाँ से कैपिटल फ्लाइट हो रही है। तो मुल्क का जो निज़ाम है वो कोलैप्स पे के करीब है और ट्रस्टवर्दी नहीं है। अगर आपने एक इन्वेस्टर को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए राग़िब करना है तो क्या अगले 10 साल की आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि क्या होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ, किस किस्म की आप पॉलिसीज बनाएंगे, क्या हुकूमत और कौन से टैक्सेस लगाएगी? क्योंकि एक ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी में तो बड़ा आसान होता है ना कि ब्यूरोक्रेट जो कहता है वो आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जब तक आप एक मार्केट इकोनॉमी नहीं बनाएंगे, आप जब तक ब्यूरोक्रेसी को इकोनॉमी से अलग नहीं करेंगे, जब तक आप कंपटीशन नहीं पैदा करेंगे और जेन्युइन इन्वेस्टमेंट की हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो ये इस मामले से हम नहीं निकल सकते। अच्छा डॉक्टर साहब आपने माशी है कि जी मार्केट इकोनॉमी जो है ना, मार्केट इकोनॉमी का निज़ाम पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है और इस निज़ाम को आपको बनाना पड़ेगा अगर आपने दुनिया में कम्पीट करना है। बिल्कुल, दुनिया के तमाम ममालिक में ये निज़ाम बड़ी कामयाबी से चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में हमने इसकी बुनियाद से ही इसको क्रश करने की कोशिश की है। उसका नतीजा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी है, ठीक, ये कोई मार्केट इकोनॉमी नहीं है। डॉक्टर साहब आपने अभी बात की कि आपको मईशत के हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। एक आम तासुर भी, एक आम आदमी से भी अगर आप पूछें तो वो कहता है कि जी पाकिस्तान की मईशत तो बिल्कुल मेल्ट डाउन के करीब है, तबाह होने के करीब आ गई है। सर ये सारी सूरत हाल बिल्कुल वैसे ही है कि आप एक मरीज की बीमारी को देखकर उसका इलाज ना करें तो जो है वो आखिरकार जाके उसने कोलैप्स करना है। तो सर अगर हमें सूरत हाल नजर आ रही है कि ये मरीज कोलैप्स कर सकता है जिसको हम मईशत कहते हैं, तो हम उसके इलाज के लिए कुछ कोशिशें कर रहे हैं बजट के बाद से लेके कुछ इकदामात, कुछ मामलात, आपको कहीं पर कोई ऐसी होप नजर आती है कि थोड़े से मामलात बेहतर हो जाएंगे, चल जाएंगे मजीद? नहीं, बिल्कुल इस वक्त तो सबको अपनी आपादापी पड़ी हुई है, अपना इक़्तिदार बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, सियासी जंग जो है अरूज पे है। देखें, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपकी जो पॉलिटिक्स है वो एक तो उसमें ये जंगो जदल बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको बड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी किस लेवल पे है और जब वो हुकूमत में आएगी तो क्या उसका प्रोग्राम होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जरूरत होती है। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो दूर नजदीक और दूर से कहीं से नजर नहीं आ रही
और जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी कोई ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो इकोनॉमी का पहिया नहीं चलेगा। आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो करनी है वो इन्वेस्टमेंट से आएगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ना तो टैक्सेस लगाने से होती है, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नारेबाजी से होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन्वेस्टमेंट से होती है, और इन्वेस्टमेंट जब आपकी ज़राअत में भी होगी, इंडस्ट्री में भी होगी, सर्विसेज में भी होगी, तो बेशुमार जॉब्स निकलेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम की फाइनेंसिंग अगर आप करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर होगी। ये सिर्फ एक दूसरे को तसल्ली दे के बैठ जाना, ये तो इससे काम नहीं चलेगा। हमने देख लिया है 2-2.5 साल से खासी हमने नारेबाजी की है, लेकिन काम चला नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज़ के ऊपर थोड़ा सा तबसरा कर दीजिएगा। सर, हम टैक्स कल्चर की बात करते हैं, टैक्स देने की, इनडायरेक्ट टैक्स हटा के डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, लेकिन ताजर कहते हैं कि जी अगर आपने ताजर दोस्त स्कीम या इस तरह की कोई चीज़ लेके आई तो उन्होंने ऐलान कर दिया तो हम जो है वो हम कारोबार बंद कर देंगे, टैक्स नहीं देंगे, साफ ऐलान हो गया। तो सर ऐसे मुल्क चला करते हैं क्या? नहीं, देखिए ये ट्रस्ट की बात है ना। ताजर क्या कहता है कि ट्रस्ट नहीं है उसको हुकूमत के वादों पे और हुकूमत पे। अब आपने देखा कल बड़े धूमधाम से एक एग्रीमेंट हुआ एनर्जी का जमात इस्लामी के साथ, तो वो सबको पता है कि वो कागज जो है वो बस कागज पे ही है, कोई अमली जामा नहीं बनाया जाएगा। और इसी तरह हुकूमत के वादों पे किसी को कोई ट्रस्ट नहीं है। जो भी कोई इस वक्त वादा करता है वो अवाम उसको नहीं मानती। अवाम के अलावा आपके ताजर नहीं मानते, आपका मजदूर नहीं मानता, आपका इन्वेस्टर नहीं मानता, एंटरप्रेन्योर नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता आपकी दावों से, तो फिर कैसे हुकूमत चलेगी? बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ट्रस्ट जो इकोनॉमी का जो बेसिस होता है वो ट्रस्ट पे चलता है। बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि लेन देन की बुनियाद ही एतमाद पर होती है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे। आबिद कयूम सुलैरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद साहब, आईपीपीएस के एक ऑडिट की बात हो रही है, बिजली की कीमत से जाहिर है कि सब परेशान हैं। जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं वो भी कोई खुश नहीं है इस बात से कि बिजली की कीमतें यहाँ तक पहुँच गई हैं कि उनके लिए खुद अफोर्ड करना भी मुश्किल ही होंगी। लेकिन आवाम तो यही समझते हैं कि अशराफिया के पास या जो है वो पॉलिसी साजों के पास बहुत पैसा है तो वो तमाम मामलात को बासानी कर सकते हैं। लेकिन सर, आईपीपीएस की अगर स्पेसिफिक ऑडिट के ऊपर आए तो क्या ऑडिट के लिए जो हुकूमत ने एक शिक रखी है, मुआहदा किया है एक धरना देने वालों के साथ, वो मुमकिन हो सकेगा सर? देखिए, इसको हमें दो अलग-अलग चीज़ों में देखना होगा। एक तो वो जो मुआहदा किया है धरना देने वालों के साथ, जमात इस्लामी के साथ, वो तो एक पॉलिटिकल इशू है। लेकिन अगर हम इसको टेक्निकल इशू के तौर पे देखें तो जाहिर है कि जब आईपीपीएस के साथ सॉवरेन गारंटीज साइन की गई, उनके साथ बिजली की फराहमी के मुआहदे किए गए, तो उस वक्त एज ए कस्टमर, एज ए बायर देखने की बात यह है कि क्या हमारे पास कौन कौन सी ऐसी जो है वो सेफ गार्ड्स मौजूद हैं जिसकी वजह से हम देख सकें कि क्या जितनी बिजली दावा किया गया था किसी भी पावर प्लांट ने पैदा करने का, उसमें वो कैपेसिटी मौजूद है कि नहीं। ये देख सकें कि क्या जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने कही कि लगाई गई है, जिस पे फिर रेट ऑफ रिटर्न जो है उसके मुताबिक एक प्रॉफिट तय होना था, क्या वाकईतन वही कॉस्ट थी या उन कॉस्ट को इन्फ्लेट किया गया था, और उसकी प्लांट की एफिशिएंसी। तो ये चीजें जो है ये नेपरा के इख्तियार में है। बहुत सी नेपरा डाटा की मदद से जो भी डाटा जमा होता रहा है पिछले 10, 15, 20, 25 सालों में, डिपेंडिंग के आईपीपी कब लगा, तो उस पर बड़ी आसानी से जो एक एवरेज और एनुअल और इवन मंथली जो भी जनरेशन है वो निकल आएगी, जनरेशन कैपेसिटी निकल आएगी। अगर कोई आईपीपी
जो है उसको किस तरह का ऑर्डर शीट दी गई थी, उससे कितनी बिजली खरीदने के लिए कहा गया था, उन्होंने वो बनाई नहीं बनाई। तो कुछ इसमें जो वीकनेसेस हैं वो हमारे अपने सिस्टम की जाहिर होंगी जब हम NTDC के जरिए उनसे बिजली खरीदते हैं, और कुछ वीकनेसेस जो है वो IPPs की जाहिर होंगी, जो कि जाहिर है कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा। तो अगर धरना ना भी हो तो ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है सारे। लेकिन आबिद साहब, इसमें प्रॉब्लम कहां पर था, ये हम इसकी तरफ क्यों नहीं गए? ये तो देखे ना, जो भी रेगुलेटरी बॉडी है, जाहिर है कि हुकूमत पाकिस्तान के मातहत है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि जिससे वो मुआहदा करके बैठी हुई है उस मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद भी कराए, उसको देखते भी रहे, या यहाँ पर आपको कहीं पर लेक भी महसूस होता है कि बस हुकूमत पैसे देती रही है कि ठीक है जी इनसे तो मुआहदा हुआ है, बस आपको क्या ज़रूरत है रेगुलेटरी करने का, खरीदनी है नहीं बिजली, पैसे देते जाओ। फवाद, मैं नाजरीन की आसानी के लिए आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ, और वो मिसाल ये है कि आपने गाड़ी जो है वो रेंट पे ले ली। अब आपने उसको 5 दिन अपने घर के बाहर पार्क किए रखा, तो जाहिर है कि आपने उसका कोई ना कोई रेंट जो है जो डेली था वो तो आपने देना है। रेंट कार वाला ये नहीं कहेगा कि आपने बिल्कुल नहीं चलाई तो लिहाजा आप पैसे ना दें, तो वो है आपकी कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस। यहाँ तक तो IPPs का मौका दुरुस्त है। उसके बाद क्या वो गाड़ी जो थी वो ठीक हालत में थी या नहीं थी, क्या उस गाड़ी की जो माइलेज है पर जो लीटर ऑफ फ्यूल वो आम गाड़ियों से बहुत ज्यादा थी या बहुत कम थी, क्या उसमें कोई मेजर मैकेनिकल फॉल्ट था, क्या उसका रेंट जो है बाजार से बहुत ज्यादा नेगोशिएट हुआ था। तो ये वो चीजें हैं जो कि अगर आपने गाड़ी रेंट पे ली है तो आपको खुद देखना है, और अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाहिर है या तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है या आप बिल्कुल इस मामले में अनाड़ी हैं, और या फिर आप ऑलरेडी उस रेंटा कार कंपनी से मिले हुए हैं और आप शायद मिलके उसमें से कुछ आपको कोई और फायदा निकल रहा है। तो ये 3 सूरतें हो सकती हैं ना। तो अब मेरे पास एविडेंस या कोई मेरे पास प्रूफ नहीं कि गलती कहाँ पे हुई, लिहाजा मैं किसी पे एक्विजिशन नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये इन 3 चीजों में से कोई एक चीज ही हो सकती है ना जो IPPs के साथ हुई है, कि या तो हम बिल्कुल टेक्निकली साउंड नहीं थे उस वक्त और हमने इन चीजों का ख्याल नहीं किया, या हमारे पास बहुत पैसा है, या फिर कोई और तीसरी वजह इस पे शामिल हो सकती है कि कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से उन्होंने पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर लिया। अच्छा सुलेख साहब, क्या पॉसिबल है ये कि हम बिजली की कीमतों में किसी भी तरीके से कोई कमी कर सकें? ये कोई अमली तौर पर आपको नज़र में आता है कि जब हम IMF के मुआहदे के अंदर भी हों, जब IPPs के साथ हमारे सॉवरन गारंटी के मुआहदे भी हों, तमाम सूरत हाल सामने हो, टैक्स कलेक्शन के लिए हमारी ख्वाहिश यही हो कि हम इनडायरेक्ट टैक्स ही कलेक्ट किया करेंगे क्योंकि डायरेक्ट तो लोगों ने देना नहीं है। तो इस तमाम सूरत हाल में जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, एक माहिर की हैसियत से जो मईशत को समझता भी हो, इन तमाम मामलात को किसी आम आदमी से ज़्यादा समझता हो, आपको लगता है कि हुकूमत चाहे भी तो ये पॉसिबल है? देखिए, सबसे पहले तो आसान हल की तरफ आते हैं, और आसान हल ये है कि पिछले साल नेपरा की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, यानी जो टेक्निकल लॉसेस हैं और जो बिजली चोरी हुई, वो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पूरे साल का बजट था जिससे कि तकरीबन 10 मिलियन घराने जो है मुस्तफीद होते हैं, उससे ज्यादा थे। ठीक है, तो अगर आपका कोई 425 अरब रुपए के लॉसेस जो थे वो सिर्फ टेक्निकल और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस थे, तो उसी लूप होल को अगर बंद कर लिया जाए बिजली चोरी को, जैसे कि SIFC के क़याम के फौरन बाद एक कैंपेन शुरू हुई थी, मुझे नहीं पता कि उस कैंपेन की क्या हालत है, लेकिन या वो जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इम्प्रूवमेंट लानी है तो वही ले आए, तो वो जो 425 अरब रुपया आपका डाउन द ड्रेन जा रहा है वो उसका इम्पैक्ट जो है आप कस्टमर को दे सकते हैं। सेकंड जो इसका हल है, अगर FPR की एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, और अब FPR को एक नया चेयरमैन मिला और ये वही चेयरमैन है जो कि बिजली चोरों के खिलाफ बहुत उन्होंने एक्टिवली और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो अब अगर वो अपनी टैक्स कलेक्शन को बेहतर बना सके तो ये जो इनडायरेक्ट बिल्स जो हैं जो बिजली के बिलों में आते हैं, यानी वो बिजली का मीटर कब्रिस्तान में किसी कब्र के किनारे भी है तो उस पर भी 35 रुपए टीवी लाइसेंस फीस आ रही है, वो मंदिर पे है, मस्जिद पे है, चर्च में है तो उस पर भी 35 रुपए टीवी लाइसेंस फीस आ रही है, और बाकी सारे जो उस पर सरचार्जेस और टैक्सेस हैं, तो वो बुनियादी तौर पर तो FPR की जिम्मेदारी है कि वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करे बजाय इस पे कि इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए वो टैक्स कलेक्ट कर रहा हो। तो लेकिन सुलेख साहब, आपने बात की टैक्स कलेक्शन की, तो अभी मैं एक ताज़ा ऐलान आपको बताता हूँ
कि ताजिर कहते हैं कि जी ताजिर दोस्त स्कीम के तहत हम टैक्स नहीं देंगे। भाई बिल्कुल क्लियर बात है, हम हड़ताल करेंगे। लाहौर में तो 2-3 दिन पहले उर्दू बाज़ार मेरा जाना हुआ तो पता लगा कि जी यहाँ हड़ताल है आज। कुछ ताजिरों ने दुकान खोली हुई थी, कुछ नहीं खोली हुई थी। तो हड़तालें तो मतलब ताजिरों ने करना शुरू कर दी हैं। यहाँ 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ता पहले मेरे साथ अंजुमन ताजरान के साहब थे कराची के अंदर, उनकी भी इसी तरह की बातें थी। इस्लामाबाद जाके अगर किसी से बात करेंगे वो भी मिलती जुलती बात करेगा। तो ताजिर तो नई नई जो है वो बातें करते हैं टैक्स देने के बजाय। मैंने उनसे बड़ा कुरेदा मैंने उनसे कि भाई आप टैक्स क्यों नहीं देना चाहते, तो उन्होंने बड़े मुनासिब से जवाब दिए, कोई मतलब उसमें सब्सटेंस नहीं था। तो सर आप एक जाने बात करें बिजली के बिलों से टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने की, डायरेक्ट टैक्सेस की, और दूसरी तरफ ये हड़तालें हो रही हो। फवाद भाई, मैं या आप अगर ताजर हो और हम टैक्स नहीं देना चाह रहे, हम कहते हैं कि नहीं देंगे, हम हड़ताल करेंगे, तो हुकूमत के पास 2 तरीके हैं ना, या तो डंडा उठा ले और जबरदस्ती टैक्स ले जो कि फेल हो जाएगा। दूसरी, उनके पास तमाम डाटा मेरा और आपका मौजूद है, वो हमारी इनकम, हमारी प्रॉफिट, हमारे बैंक्स बैलेंस, हमारा जितना भी वे ऑफ लिविंग का एक्सपेंसेस है वो हमारे सामने रख दे और वो कहे कि अच्छा जी फवाद साहब, आबिद साहब, आप तो कहते हैं कि आप इस टैक्स वाली स्लैब में फॉल नहीं करते, ये आपके पास अखराजात की तफसील है, ये आपके एहसास है, ये आपकी गाड़ी है, ये आपको प्रॉफिट आता है वगैरह वगैरह, तो मैं कैसे टैक्स से भाग सकूंगा या आप कैसे टैक्स से भाग सकेंगे। हम जो तनख्वाहदार तबका है, हम अपना टैक्स क्यों पूरा देते हैं? इसलिए देते हैं कि हमारी जो सैलरी है वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड है, हमें टैक्स करता है और उसके बाद सैलरी हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो क्या एफबीआर के पास या हुकूमत के पास ये डाटा मौजूद नहीं है? सीएनआईसी के साथ सारी चीजें लिंक है, ये सारा डाटा उनके पास मौजूद है। सर एक पैरेलल इकोनॉमी भी तो चल रही है ना, खास तौर पे सर अगर ताजिरों की बात करें तो पैरेलल इकोनॉमी भी तो चल रही है जो कैश इकोनॉमी है। उसी को तो फिर आपको कर्व करना है ना, वरना तो हम इस तरह के जो है एक्सक्लूसिव कि आईपीपीज जो है वो उस वजह से उनको नहीं छेड़ पाते हैं कि वहां पे बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ताजर है, हम इसलिए नहीं छेड़ सकते कि वो सारी पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। पैरेलल इकोनॉमी भी तो हम ही ने बंद करनी है ना। पूरी दुनिया में ये है कि खास लिमिट से ज्यादा आपको बैंक इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है अपनी सेल परचेज के लिए, हमें भी वो नाफिज करना चाहिए। क्या वजह है कि आज भी आप जाएं बोरी में पैसे भर के ले जाएं, जाके घर खरीद लें, गाड़ी खरीद लें, तो ये चीजें दुनिया के किसी भी महसूब मुआशरे में नहीं होती हैं, क्योंकि इसी पैरेलल इकोनॉमी को तो रोकने के लिए फाटफ की ग्रे लिस्ट में हमने भुगता इतने साल कि उसकी वजह से फिर हम पे तरह तरह के इल्जाम जो थे वो लगने शुरू हो गए। तो इन द मीडियम टू लॉन्ग रन, अब हम अपनी 77वीं सालगिरह मना रहे होंगे अगले हफ्ते, तो अब अगर हमें इसी तरह से जैसे पिछले 70 साल हमने गुजारे उसी तरह से गुजारने हैं तो ठीक है, बिजनेस एज यूजुअल। लेकिन अगर हम अपने पीयर्स को देखें और वो देखें कि जिन्होंने हमारे साथ आज़ादियां ली थी या हमारे बाद में आज़ाद हुए थे वो कहाँ पहुंच गए, तो फिर जाहिर है कि हमें अपनी बहुत सी चीज़ें जो है वो ठीक करना होगी। और जब तक सिस्टम्स अपने ठीक नहीं करेंगे तब तक दूसरों को इल्ज़ाम देने का जो है बहुत फायदा जो है वो नहीं होगा। तो आईपीपीज हो या ताजर हो, उनको डॉक्यूमेंट्स पे चैलेंज करें बजाय इसके कि हम उनको एक पुनेटिव मैयर लेकर डंडा लेकर उनके पीछे पड़ जाए, तब तो ये नहीं होगा। आबिद साहब एक क्विकली अगर आप मुझे कह सके, सेक्रेटरी रेवेन्यू भी हैं, चेयरमैन एफबीआर भी हैं, नई तैनाती हुई है एफबीआर में, कितने पुरुमीद है सर? कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें होंगी, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी? देखिए इस वक्त आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर बार बार यही कह रहे हैं, चेयरमैन एफबीआर को जितना मैं जानता हूँ राशिद लंगड़ियाल, आई ऑलवेज फाउंड हिम क्वाइट प्रोएक्टिव पर्सन एंड वो शख्स है जो कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं और सोचते हैं। और सबसे बड़ा कि इस वक्त हम IMF प्रोग्राम में होंगे और उस IMF प्रोग्राम में हमने बहुत सी जो चीजें हैं जो कि इम्प्रूवमेंट होनी है वो कमिट कर रखी है कि चूंकि प्रोग्राम को कामयाब बनाना है हम सब ये करेंगे। तो IMF प्रोग्राम का जब खौफ होगा और आपके पास एक टीम हो जो कि एम्पावर्ड हो, और इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर भी अपने फैसले आजादाना ले रहे हैं और राशिद भी काफी हद तक इंडिपेंडेंट जो है वो उसको असर्ट करते हैं, जो भी उनके इख्तियारात उनके पास होते हैं बहुत आसानी से प्रेशर में नहीं आते। तो अगर ये दोनों की टीम अच्छी बन जाती है तो मेरा ख्याल है कि चीजें जो है वो बेहतर होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, खाकान नजीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खाकान साहब, मुजम्मिल असलम साहब हैं हमारे दोस्त ही, लेकिन अब KPK के अंदर होते हैं, वो मूव कर गए, मेरा ख्याल है कराची से आते होंगे कभी कभार। वो कहते हैं कि जी पैसे ना मिले तो IMF को जवाब दे देंगे सरप्लस के हवाले से अगले माली साल के अंदर। तो सर ये धमकी है क्या? सूबों के पास ये इख्तियार है
क्या सूबों का ये इख्तियार अगर इस्तेमाल हो जाए तो इससे IMF को कोई नुकसान पहुंच सकता है? ऐसी इंतहाई बात क्या हमारे सूबों को करनी चाहिए IMF के मुआहदे के अंदर होते हुए? क्या शेक होता है IMF का एतमाद इन तमाम चीज़ों से, या इस तरह की किसी भी बात से कि जब पाकिस्तान सियासी तौर पे बहुत स्टेबल ना हो, ख़ास तौर पर हम देखें कि माशी मैदान पे तवज्जो देने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद साहब, एक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि IMF के एंगेजमेंट पाकिस्तान के लिए एक मैक्रो स्टेबिलिटी लाती है। इसका ये मतलब है कि इन्फ्लेशन अगर आपको नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, अगर आपको थोड़ा सा मालियाती खसारा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है, और तीसरी बात रिजर्व्स का बिल्डअप यानी कि करंट अकाउंट आपको संभलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ें तो आपके सामने हैं। इसी तरह रुपए की कदर भी मुस्तहकम हुई, 280 के करीब है। सो मैंने हमेशा आपके साथ ये कहा है कि इस वक्त IMF के बगैर पाकिस्तान को चलाना प्रूडेंट पॉलिसी नहीं है, जब तक कि हम वो इस्लाहात ना कर लें जिसपे एक फंडामेंटली सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बेस्ड हो। सो ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब IMF का एक जुज ये भी है कि आपने एक फेडरल जो डेफिसिट है वो बनाना है, और फिर एक OFD आता है। OFD मीन ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट। उसमें मेरा ख्याल है 1200 अरब लिए गए हैं कि सूबे जो हैं वो फराहम करेंगे इतनी सरप्लस। ये याद रखिए कि एक तरफ आप NFC के तहत उनको इस साल 7,500 अरब रुपए की रिकॉर्ड रकम देने जा रहे हैं, जिसके बारे में मेरी राय बड़ी क्लियर है और हमेशा से रही है कि पाकिस्तान का जो 7th NFC है उसको रिव्यू करने की जरूरत है, इसको 18वीं तरमीम के साथ देखने की जरूरत है, और जो आपके पास सब्जेक्ट आपके काम के नहीं है वो नीचे दीजिए, अपना खसारा फेडरल का कम कीजिए, तो इस सरप्लस में नहीं जाना पड़ेगा। पर जब तक कि ये नहीं है तो इस वक्त जो सूबों ने 750 से 1000 अरब के दरमियान जो सरप्लस करना है वो तो उनसे लेना ही पड़ेगा। आई थिंक ये रिटन कमिटमेंट ऑलरेडी सब सूबे जो हैं वो दे चुके हैं। अगर एक आधा सूबा कुछ कम ज्यादा भी दे देगा तो वो PSDP देख के संभाल लेंगे। जो इससे बड़ा जुज था वो ये था कि फेडरल का एक फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत से टैक्सेस लगाकर फेडरल गवर्नमेंट को उस सतह पे लाना पड़ा कि प्रोग्राम क्लोज हो सके। 1800 अरब के नए टैक्सेस लगे हैं। मैं गुजारिश करता हूं चारों सूबों से कि वो ये सोचें, अगर हम 7,500 की बजाय उनको 7,000 दे देते या 6,500 दे देते तो इतने ही कम टैक्सेस हमें लगाने पड़ते। जरा सोचिए इस बात को कि ये फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क कितना डिस्टर्ब्ड है, और पांचों को, फेडरल गवर्नमेंट को भी और चारों सूबों को भी बैठकर इसको रिपेयर करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो टैक्सेस का जो इस वक्त जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है वो बढ़ती चली जाएगी, और फेडरल गवर्नमेंट को भी अपने एक्सपेंडिचर्स को, जिनमें पेंशन्स हैं, जिनमें सब्सिडीज हैं, जिनमें डेट की हम जो इस वक्त पैसे देते हैं वो हैं, ये सबको संभालना है। फिर जो 17 सब्जेक्ट्स हैं उनको नीचे डिवॉल्व करना है, उनका 300 से 600 अरब के दरमियान खर्चा नीचे डिवॉल्व करना है, और फिर टारगेटेड सब्सिडी में जाकर, क्योंकि जो पॉवर्टी है वो भी सूबों का सब्जेक्ट है, तो जो 600 अरब रुपया हम इनकम सपोर्ट में देंगे उसको भी नीचे लेके जाना है। मैंने आपके सामने एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर रखी है। फवाद, मैं हमेशा बुलिश पाकिस्तान पे इसलिए होता हूं कि मैं तो देख सकता हूं यार ये सारी चीजें, मतलब 100 अरब कोई अगर सूबा नहीं भी देगा, ये बात उस 100 अरब की नहीं है, बात तो एक ओवरऑल फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क को ठीक करने की है। अब ये टास्क है बिफोर द फेडरल गवर्नमेंट, बट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव टू प्ले बॉल विद द फेडरल गवर्नमेंट टू डू ऑल दिस। अगर ये सब नहीं करेंगे तो ना ही 13,000 अरब रुपया काफी होगा पाकिस्तान के लिए टैक्सेस की मद में, 24% एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ा है वो भी संभलेगा नहीं, ना ही PSDP बार बार काटना पड़ेगा, और मिनिमम अभी अथॉरिटीज ने खुद कहा कि यहां से 200-400 अरब और काटना पड़ेगा। मेरा पहला इंटरव्यू आफ्टर द बजट ये था कि 700 अरब का PSDP है FY24 का, FY25 जो है यार वो 1000 अरब से ऊपर नहीं होना चाहिए था, हमने वैसे ही 1400-1500 रख दिया, तो वो काटना पड़ेगा। ये है एक ओवरऑल जायजा जो मैंने आपके सामने रखा। अच्छा, लेकिन खाकान साहब, मैंने आपसे हमेशा एक ये बात सुनी कि IMF के जब प्रोग्राम में आप जाते हैं तो फिर आप अब डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाते, फिर IMF तमाम चीज़ों को इंश्योर भी करता है, ज़ाहिर है कि लेंडर है, वो तमाम मामलात को देखता भी है, आपको सजेस्ट भी करता है, आप उसके हिसाब से मामलात भी करते हैं। लेकिन सर, अगर एक ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो इस वक्त एक मायूसी सी है। मैं आपको एक छोटी सी बात कोट करता हूँ। जाम कमाल साहब खुद वज़ीर तिजारत हैं, उन्होंने कराची में कहा कि जी
अगर जो है वो एक्सपोर्टर्स के मसाइल हल ना किए गए तो एक्सपोर्ट्स कम हो सकती हैं। एक वजीर जब ये बात करे, फिर हर सोसाइटी से, हर तबके से बिजली की कीमतों पे और बाकी इन्फ्लेशन के मामलात पे एक मेल्ट डाउन की सिचुएशन हमें फील हो रही हो कि मामलात ठीक नहीं होंगे, तो उसमें आपका क्या तज़िया होगा? क्योंकि आपने हमेशा पॉजिटिव बात की है, खासतौर पर उस वक्त जब हम IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो आप उसको यही कहते हैं कि ये बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। तो सर इस वक्त ट्रू पिक्चर क्या है, एक आम आदमी कैसे समझे उसे? बहुत आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ऑनेस्टली दिस इज अ रियली डीप एंड गुड क्वेश्चन। सो एक तो ये है कि IMF के आने से वक्त मिल गया है, एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है। रिजर्व्स $4 अरब पे थे, सारी कौम को कह रहा हूं, आज $9 अरब पे हैं, स्टेबल हैं। अगले एक साल का जो $22 अरब से $26 अरब के दरमियान हमें इकट्ठा करना था, वो लार्जली हमने रोल ओवर्स, नई फंडिंग और जो रीप्रोफाइलिंग थोड़ी सी हुई है डेट की, उससे हमने मीट कर लिया है। सो ये तो डिफॉल्ट को हमने पीछे छोड़ दिया है। एक कोई जिसे कहेंगे खतरा नहीं मंडला रहा एक्सटर्नल सेक्टर पे, नंबर 1। पर अगर ये बात दुरुस्त है और इन्फ्लेशन, कीमतों के बढ़ने की शरह 38% 2023 मई, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2024 में मैं कहता हूं कि 11 से 12, 13, 14% पर आ गई है। तो फिर क्या बात है कि क्यों अनकंफर्ट लोगों में भी है, बिजनेस कम्युनिटी में भी है। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स स्टेट बैंक ने जो छापा है वो 11% से 13% ड्रॉप कर गया है जुलाई में कंपेयर टू जून। सो आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद द पीपल। हुआ ये है कि एक बजट आया है जो टैक्स हैवी है, उसमें एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म थे नहीं। एक इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों का बढ़ना आया है जो प्राइसिंग रिफॉर्म पे बेस्ड है, और जो रिफॉर्म का पार्ट है वो अभी तक उसकी एक ऐसी पिक्चर गवर्नमेंट नहीं दे पा रही कि हम बयान कर सकें कि यार 3 साल में ठक 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 दीज आर द स्टेप्स। अभी भी चाइनीज रीप्रोफाइलिंग, IPPs जो कि एक छोटा सा जुज है इस रिफॉर्म का, उस पर ही सारी गुफ्तगू है, बाकी सारी गुफ्तगू करनी है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान को ग्रोथ आखिर कहां से आनी है, जॉब्स कहां से निकलनी है, ये भी हम एक रिफॉर्म पाथ नहीं दे पा रहे लोगों के सामने। जब मैं इन 3 चीजों को, बजट को, एनर्जी के मसाइल को और एक ग्रोथ का रिफॉर्म ओरिएंटेड पाथ आपके सामने नहीं रख पाऊंगा, तो लोग फिर यही कहेंगे कि मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो तो है, वो IMF है तो वो मौजूद है, बट ये फंडामेंटल काम का अब ब्रीदिंग स्पेस जो है, और बारहा ये डिले होता रहा। देखिए केयर टेकर्स कहते रहे कि 2 डिस्कोस कंसेशन एग्रीमेंट्स के लिए तैयार खड़े हैं, आज उस बात को 12 माह हो गए हैं ना। दिस इज वाई बिजनेस इन कॉन्फिडेंस भी डाउन है और लोगों का कॉन्फिडेंस भी अनकंफर्टेबल है। ये है कुल्ली पिक्चर। अब इसका जो मैं हमेशा कहता हूं वो फिर कहूंगा, ये सारा कुछ पाकिस्तान की HR की जो लैकिंग है, HR के जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो टैक्स साइड पे हो, एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म करने पे हो, एनर्जी सेक्टर को रीथिंक रीवैम्प करने पे हो, या डीरेगुलेट करके मुल्क की जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो लाने पे हो। पर इसके साथ साथ एक अच्छी खबर जो मुझे दिखाई देती है कि एक पाकिस्तान का नया सेक्टर माइंस एंड मिनरल्स जो है वो चलने की तरफ है, रेकोडिक आगे बढ़ रहा है। मैं कभी उम्मीद करता हूं, और चूंकि मैंने आर्टिकल में लिख दिया है, एंड आई विद गुड नॉलेज आई से दिस, सऊदीज का इंटरेस्ट, बाकी इंटरेस्ट भी उसमें मौजूद हैं। सो दैट्स अ पिक्चर के थोड़ी सी FDI मुझे इस साल में आती हुई दिख रही है। सो दैट्स अ रे ऑफ होप फॉर पाकिस्तान। किन सेक्टर में आपको FDI आते हुए दिख रही है सर? सो मेनली FDI का इंटरेस्ट फिर वही है पाकिस्तान में कि ऐसे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट जो लगे लगाए हो और रिटर्न गारंटीड हो। तो अभी तक वो पाकिस्तान पे उस तरह नहीं जिसे कहेंगे कमर्शियल सेंस में ले रहे, बट आई थिंक रेकोडिक में बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज 2029 में अब जो है ये $1 बिलियन की इससे एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी। आई थिंक वहां पे आपको कोई ना कोई एंगेजमेंट पाकिस्तान की एक्सटर्नल, और चूंकि एक सऊदी फंड के थ्रू होगी तो पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट का आना, और इन्वेस्टमेंट का आना कंसिडरिंग कि हम CCC रेटिंग पे हैं, सो एटलीस्ट ये एक पाकिस्तान की डी रिस्किंग शुरू होगी। इसके साथ साथ जैसे जैसे फंड की एंगेजमेंट से और पैसे आएंगे, आई थिंक रिजर्व बिल्ड होगा। पर आखिर में फिर कहूंगा,
पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक, अपनी एनर्जी, अपनी एक्सपेंडिचर साइड की टीम्स बिल्ड करनी है, डेट को रीप्रोफाइल करने के लिए, डीरेगुलेट करने के लिए और एनर्जी सेक्टर की तंजीमें नौ करने के लिए, वरना साल बाद फिर जो थोड़ी सी भी होप है वो डाई डाउन कर जाएगी। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब सर आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।